गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 विभाग से जो हमारे लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। वैसे इस लेसन के जो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो लघु उत्तरात्मक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पहले करवाए गए हैं। तो इसको हमें बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, विभाग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो ये जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें याद करने की दोबारा से आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमने पहला निबंधात्मक जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। चलिए अब हम आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाग के किन्हीं 3 आधारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। वैसे विभाग के 4 प्रमुख आधार हैं: कार्य अथवा उद्देश्य के आधार पर, प्रक्रिया, सेवित, और नंबर 4 है स्थान, क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर विभाग। तो इनका जो अध्ययन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही, पार्ट जो सेकंड था इसके अंदर इसका अध्ययन कर लिया था। तो दोबारा से इसको करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से हम इसको कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, विभाग की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो यह क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। विभाग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था, लेकिन वहाँ पर इसका इतना अध्ययन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी के अंदर से क्वेश्चन है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। प्रशासनिक कामकाज की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण व्यवस्था विभागीय व्यवस्था है। तो पहला इसकी विशेषता भी है। हजारों वर्षों से सरकारें विभागों के माध्यम से कार्य करती हैं, यह है इसकी दूसरी विशेषता भी है। सरकारी विभागों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट जो विशेषता इसकी वो है, सामान्यतः विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है। ये कह सकते हैं हम, विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है। इसकी दूसरी विशेषता है, प्रशासनिक व्यवस्था में विभागों का स्थान मुख्य कार्यकारी के एकदम नीचे होता है। इसके बाद आता है, विभाग मुख्य कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। नंबर 4, विभाग प्रशासन की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक इकाई है। पारंपरिक यानी जो, क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही है इसलिए इसको पारंपरिक बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कार्य अथवा उद्देश्य के आधार पर गठित विभाग के कोई 4 लाभ या गुण बताइए। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है कई बार ये 8 अंक के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 4 अंक का दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से पूछा जाता है कि कार्य या उद्देश्य के आधार पर गठित विभागों के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ इसने क्या लिख रखा है, क्या पूछा है कि सिर्फ लाभ पूछ रखा है। तो बाकी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका जो इसके अंदर 4 नंबर का अलग से इसको दिया नहीं है, तो वो हम अलग से आपको इस क्वेश्चन को करवा देंगे। तो लिखने का जो तरीका होगा, 4 अंक के अंदर यदि पूछता तो आप इसी प्रकार से इसको लिखोगे। यदि 8 अंक का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो विभाग है वो क्या है, जिसका अध्ययन हमने कहाँ पे किया था। जो प्रश्न नंबर 1 निबंधात्मक जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने पहला ही पॉइंट किया था, वो पॉइंट लिख के इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके लाभ। तो पहला जिसका जो लाभ है, कर्मचारी लगातार एक ही प्रकार की सेवा से संबंधित, क्योंकि एक उद्देश्य होता है तो एक ही प्रकार की सेवा है से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और विशेषज्ञता विकसित होती है, या उसकी ये इतना भी लिख सकते हैं कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, वितरित कार्य यानी दिया गया कार्य पर्याप्त, स्पष्ट और सुनिश्चित होता है, या ये क्या कह सकते हैं कि कार्य सुनिश्चित होता है, इसलिए कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होता। यानी कार्य क्या होता है, स्पष्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे शिक्षा कार्य है, तो कार्य निश्चित है, क्या करना है, शिक्षा प्रदान करनी है, तो उसे कर्मचारियों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होता है।
नंबर 3 पॉइंट है, जब लक्ष्य के आधार पर विभाग को संगठित किया जाता है तो सामान्य जनता को उसकी जानकारी सहज रूप से यानी आसानी से प्राप्त हो जाती है। नंबर 4 इसका लाभ है, इस आधार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का उत्तरदायित्व निश्चित होता है जिससे किसी भी विभाग की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। अब इसके यदि हानियाँ पूछते हैं कि इसी प्रकार का जो संगठन है उसकी क्या हानियाँ हैं, तो सबसे पहले है कि विभिन्न विभागों में एक समान कार्य के दोहराने की संभावना रहती है। फिर है, कार्य एवं उद्देश्य आधार लचीले शब्द हैं जिनके कारण विभाग के कार्यों की रूपरेखा को निश्चित करना कठिन होता है। तो इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है इसको हमें नेक्स्ट स्टेप जब भी क्लासेज होंगी तब आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और आज आपके बचेंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे। 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, स्थान, क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर गठित विभाग के कोई 4 गुण बताइए। तो इसी एज इट इज इसी प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है कि स्थान या क्षेत्र के आधार पर गठित विभाग के लाभ तथा हानियाँ बताइए। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, पहले हम क्या लिखेंगे, स्थान क्षेत्र के आधार पर गठित विभाग क्या है, फिर पहला जो इसका पार्ट होगा इसके लाभ। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के संगठन ऐसे दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं जहां यातायात के साधनों एवं संचार के साधनों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली है, कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए हमें यदि केरला के जो लोग उनको दिल्ली आना पड़ता है तो कितना टाइम और पैसा खर्च होता है। तो इसके लिए वहाँ पर केरला के अंदर एक ऐसा विभागीय संगठन बना दिया ताकि उनको दूर आने की आवश्यकता न हो, यानी क्या कह सकते हैं, समय की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। तो किसके लिए उपयोगी है, जहाँ यातायात एवं संचार के साधन पूर्ण नहीं है और दूरवर्ती क्षेत्र यानी जो काफ़ी दूर हैं। सेकंड जो पार्ट है, इस प्रकार के संगठन में संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का निर्माण होता है। यानी संबंधित क्षेत्र यानी अलग अलग जो क्षेत्र उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं या उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या की जाती है, नीतियाँ बनाना आसान होता है। इसके बाद नंबर 3, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति सुगमतापूर्वक यानी आसानी से कर सकते हैं। अपने अपने विचारों तथा आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार के संगठन में कार्य में देरी का भय नहीं रहता। तो ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, आज हमने क्वेश्चन किए हैं 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बाकी 6 क्वेश्चन हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।